नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज अपने मुद्दे में मैं चर्चा करूंगा फडणवीस जी का जो है अजीत दादा के साथ, शिंदे साहब के साथ और राज ठाकरे जी के साथ में क्या असहज महसूस कर रहे हैं, या ये तीनों जो है फडणवीस को लेके असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कुछ तो कुछ अनबन चल रही है। अंदर से खबरें ऐसी हैं, तो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। लोकसभा चुनाव तो बीत गया है, लेकिन विधानसभा के लिए जो है रास्ता बहुत कठिन नजर आ रहा है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सब अपना अपना चुनाव अलग से लड़ सकते हैं। तो क्या है पूरी स्थिति, इसी पर हम आज जायजा लेंगे अपनी वीडियो में। सर क्या कहेंगे सर, ये जो लगातार हेडलाइन देख रहा हूँ मैं और भी जगहों पर चर्चा देख रहा हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, और मेरे लगता है 4 जून के बाद तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ये भी सच है जी सर। कैसे हुआ है ना कि इसमें सिचुएशन आप पहले ध्यान में ये ले लो कि राज ठाकरे, अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी, ये तीनों जो हैं वो फडणवीस की पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। हाँ, वो हाईकमांड मतलब अमित शाह जी इनकी वजह से आए हुए हैं। पहली बात तो है कि फडणवीस ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके साथ चल रहा है वो उनको मालूम था। 1 साल से मैंने भी आपको बोला कि और मुख्यमंत्री को लेकर ही तो 2019 के जो है ये सब दुनिया भर का राजनीतिक बवाला हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र। फडणवीस साहब को भी सवाल मन में यह आया होगा कि मुझे पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले 2.5 साल इन्होंने सत्ता नहीं ली। हाँ। हमारे पूरे बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक वंचित रहे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज वंचित रही, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, यहाँ तक कि फडणवीस को अटक करने का, अरेस्ट करने का भी प्लान बनाया गया जी। और बड़े नेता आशीष शेलार वगैरह वगैरह, सबका महाजन, इनका ये दरेकर, इनको अटैक करने, अरेस्ट करने का मामला बन रहा था। प्लान बना। तो वो सब क्यों? सिर्फ इसके लिए कि पहले 2.5 साल फडणवीस बने या नहीं बने, इस मुद्दे पर अमित शाह ने फोन नहीं किया इनको। फिर उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया और वो वहां गए और उन्होंने बना लिया। तो अगर 2.5 साल की सत्ता हमने गंवाई, वो इसलिए गंवाई कि सिर्फ एक मुद्दे पर। उनको तो उस समय बहुत बड़ा लगा होगा कि देखो अमित शाह कितने बड़े हैं, कितने बड़े दिल वाले हैं कि एक फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं तो हम सत्ता छोड़ देंगे, इतना यहाँ तक गए। मगर जब सत्ता देने का मौका आया तो जैसे शरद पवार को जब मौका था 2004 में, तो उन्होंने अजीत दादा, आर पाटिल या किसी को बनाने के बजाय उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दे दी। तो यही इन्होंने किया कि ये सत्ता इनके पास 2.5 साल के लिए चली गई, और 2.5 साल के बाद जब मौका आया तो फडणवीस ने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और हर कोई यही चाहता था कि जब बस बनने वाले, हर कोई देख रहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड था कि ये युति होगी, ये युति होगी तो शिंदे साथ में आएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री तो फडणवीस ही रहेंगे। तो फिर वहां पे भी अमित शाह ने थोड़ा सा अपेक्षा भंग किया फडणवीस का और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, वो बोले कि मैं बाहर रहूंगा जी। फिर भी उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया कि अभिनंदन, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। तो एक तरह से ये राजकीय बलात्कार था जी, एक प्रकार का। बिल्कुल मैं मानता हूँ। और वो क्यों किया गया इसका भी समझ में नहीं आता। आप अगर 2.5 साल सत्ता के बाहर इसलिए रहे कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है, तो फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और अभी एकनाथ शिंदे जो आए उनको तो आश्वासन अमित शाह ने दिया है। खुद एकनाथ शिंदे जी ने मुझे बताया, दूसरे की गवाही मैं नहीं दे रहा हूँ। वो बोले कि 5 साल के लिए मुझे आश्वस्त किया है उन्होंने। तो अगले 2.5 साल भी देने वाले नहीं है, वो तो फडणवीस होने वाले नहीं है, यानी 7.5 साल गया पूरा। हाँ। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद में तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। माहौल अभी मराठा और ओबीसी का है, तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि 2-2.5 साल में फिर चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है 29 के, तो मामला परमानेंटली खत्म हो गया। तो पहले ये तो है कि फडणवीस नाराजी रहेंगे। दूसरी बात ये हो गई कि अजीत दादा पवार आ रहे हैं
इसकी इनको खाली झनक थी कि चर्चा चल रही है, मगर वो जिस तरह से आए उसमें फडणवीस का कोई रोल ही रखा नहीं इन्होंने। फडणवीस के बदले उन्होंने डायरेक्ट अजीत दादा से पैचअप कर लिया, पैकेज कर लिया, उनके 10 मंत्री इनके ऊपर थोप दिए। वो तो वहां तो ऐसा हो गया कि जो अवस्था फडणवीस की हुई शिंदे आने के ऊपर, वही अवस्था शिंदे और फडणवीस की अजीत दादा के आने के ऊपर हुई। उनको लिया भी, उप मुख्यमंत्री दिया भी और 10 मंत्री भी दे दिए जी। और लोकसभा में इसमें तुमको सीट देंगे, विधानसभा में देंगे, राज्यसभा 80-90 देंगे, राज्यसभा देंगे, ये सब प्रॉमिस किया। तो ये फडणवीस के इसके बाहर की थी। फिर अजीत दादा आ गए, तो आने के बाद उनका रवैया फडणवीस के प्रति अच्छा नहीं रहा। वो दादागिरी करने लगे अलग अलग, इसमें उनकी बोलने की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, अपना अपना स्वार्थ देखना, इससे भी वो अस्वस्थ हो गए, शिंदे भी अस्वस्थ हो गए। उसके बाद वो ये कम नहीं था करके राज ठाकरे को ले लिया उन्होंने। अभी राज ठाकरे का ऐसा हो गया कि फडणवीस 1 साल तक राज ठाकरे को जब भी बोलते थे हाँ करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ करना है अपने को मिलके, मगर कभी किया नहीं उन्होंने। 1 साल तक नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, कर सकते थे मगर नहीं किया। इसके पीछे मतलब था। शिंदे भी वो बोल रहे थे उनको कि हाँ करेंगे, बैठेंगे, मगर वो भी फडणवीस के साथ थे कि इसको लेना मुश्किल है, इसके लेंगे तो ये विक्रम और बेताल हो गए, लेना और झेलना दोनों। हाँ, तो वो बोले कि ठीक है, इसको खिलाफ न जाए, इतना ही ये बनाते रहो जी, उल्लू बनाते रहो कि भाई हाँ होने वाला है, तो तब तक तो शांत रहेगा। बाद में उन्होंने सोचा कि इसको ऐसे ही खेलते रहेंगे इससे, तो उसने डायरेक्ट अमित शाह को फोन किया कि ये लोग बोलते करेंगे, साथ में आएंगे, कुछ करते नहीं है, तो आपकी मनीषा का है, बोलो सीधा। तो बोले आ जाओ। वो गए उधर, तो जाके मिल लिए। तो अमित शाह ने बिना फडणवीस और इनको साथ में लिए, शिंदे को विश्वास में लिए, डायरेक्ट विनोद तावड़े को बुलाया बीच में, और विनोद तावड़े के साक्षी से इन्होंने इनको प्रॉमिस किया कि 2 लोकसभा की सीटें दे देंगे हम आपको, लोकसभा की, और 50 सीटें विधानसभा की। 50। अभी वहां भी ऐसा हुआ है, अजीत दादा पवार को 80-90 सीट देंगे ऐसा अमित शाह ने प्रॉमिस दिया है। वो भुजबल ने कल बोल दिया, वो गुपित था कि कितने देने वाले, वो भी फोड़ दिया। अभी इनको 50 दिया है, वो भी एक दिन राज ठाकरे बोलेंगे कि अपने को 50। उन्हें सहकारी लोगों से बोला है कि चिंता मत करो, अपना एक ही है, चुनाव हुआ पिछली बार भी एक ही था, बट फिर भी मैं अमित शाह से प्रॉमिस लेके आया हूँ कि 25 मिलेंगे। और स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी उनको बोले हैं कि कम से कम 20-25% आपको सब जगह देंगे। ये तो भारी हो गया। और ये शिंदे के लिए भी भारी है और फडणवीस के लिए भी भारी है कि इतना राज ठाकरे को, जिसका वोट परसेंटेज 1.5% नहीं है, उसको दे रहे हैं। और ये अमित शाह क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि शिंदे जी और इनके फडणवीस में भी मनमुटाव है। हम बोलते नहीं क्योंकि दोनों अपने दोस्त है और दोनों को हमको संभालना है करके, मगर मनमुटाव है। फडणवीस कैसे है ना कि थोड़े बॉस टाइप के आदमी हैं, उनका नेचर जो है वो बॉस टाइप है। और ये जो है ना एकनाथ शिंदे, वो ऐसे किसी को बॉसिंग सुनते नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और वो सक्सेसफुल रहे। तो फडणवीस के खिलाफ बगावत करने का मुद्दा नहीं है, मगर फडणवीस को ऐसा लगा था कि ये मेरा हर कामया होगा, नौकर होगा, गुलाम होगा, मैं इसको जो बोलूंगा वो करेगा, रबर स्टैम्प बराबर, रबर स्टैम्प होगा। और उनको शुरू में ऐसा अहंकार भी था कि मैं तो सीनियर हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, बीजेपी पार्टी जो मैं बोलूंगा वही होगा, विजय है मेरी लिए वजह से है, तो ये क्या नहीं, ठीक है मैं जो बोलूंगा वो करेगा। मगर सर ऐसा हो गया कि जैसे बाला साहब को मनोहर जोशी ने थर्ड दे दिया था कि उनके काम करते नहीं थे, 10 काम बोले तो 2 ही करते थे। ऐसा धीरे धीरे होने लगा कि फडणवीस बॉस समझ के उनको बोल रहे थे कि ये करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो। फडणवीस का मानना छोड़ दिया शिंदे साहब ने थोड़े दिन में। और फिर वो खुद को एम्फसाइज करने लगे हर एक चीज में कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ, इसका निर्णय मैं करूंगा। और पहले कैसा था, 2 साल में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई भी ना। हाँ, काबिलियत भी दिखाई और अपना ये सिक्का भी जमाया। हाँ। सर कैसे है ना, यही फडणवीस थे जिन्होंने उनके सामने का माइक निकाल के अपने सामने ले लिया था शुरुआत। सर वे छोटी छोटी चीजें रहती है ना, वो शिंदे साहब भूलते नहीं है,
उसका हिसाब करते हैं। फिर बाद में ऐसा हो गया कि फडणवीस का माइक परमानेंटली इन्होंने छीन लिया, और जब भी ये बात करते थे तो पहले क्या होता था, फडणवीस ये खाली बोलते थे कुछ एक दो सेंटेंस, फिर वही बोल के सब पूरा करते थे। इन्होंने खुद वो बोलना सीखे अच्छी तरह से, लोगों को कन्विंस करना सीखे, और उनकी इमेज बनने लगी, उनका ब्रांड बना। आज की तारीख में ऐसा है कि एकनाथ शिंदे एक ब्रांड है, और वो ब्रांड है, वो पॉपुलर ब्रांड है, वो महंगी चीज है। 5 स्टार में ना वही घड़ी आपको 10,000 में मिलती है जो 1,000 में बाहर मिलती है जी। उसकी कीमत 1,000 ही रहती है, मगर वो 5 स्टार तो ये उसके हिसाब से। हाँ, वो तैसे के ना फडणवीस 5 स्टार लीडर हो गए। उसका मास बेस जो था कुछ हद तक बीजेपी में, उन्होंने देखा कि इसका मास बेस शिंदे का तो बहुत बढ़ रहा है, पार्टी छोड़ के। मतलब ऐसा हो गया बाद में कि दूसरे पार्टी के लोग भी शिंदे साहब से डायरेक्ट इंटरकनेक्ट करने लगे, फडणवीस की मध्यस्थता ही चलेगी। बीजेपी के सर आमदार खासदार सब डायरेक्ट शिंदे के साथ जाने लगे। पहले उन्होंने ऐसी प्रथा की थी। फडणवीस का डिफीट कहाँ हुआ मालूम है कि फडणवीस ने पिछले मंत्रिमंडल जो 14 से 19 तक का, उसमें शिवसेना मंत्रियों के पास भी आरएसएस का और अपना एक आदमी उनके स्टाफ में दिया था, और बोले थे ये रहेगा। उन्होंने चॉइस किया था और रहेगा, क्योंकि वो गुप्तहेरगिरी करता था सब मंत्रियों की, कितना खाया, कहाँ खाया, कौन से कागज क्लियर हुए। सर पहली बार ऐसा हो गया कि फडणवीस ने स्टाफ जब चुना, तब फडणवीस अपना ये एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद का, तो फडणवीस ने उनको सजेस्ट किए कुछ नाम कि ये अनुभवी है, आपको मदद आएंगे। वो ऐसा समझ रहे थे ये बच्चा है, स्कूल में आया है, मैं हेड मास्टर हूँ, तो इसको जरा सिखाना है, मेरे को ट्यूशन देना है। तो ये बना निकले। उन्होंने भी नगर विकास से लेके सब ये किए थे। तो ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला कि ये ले लो, ये ले लो। एकनाथ शिंदे ने एक भी उनका रिकमेंडेशन वाला आदमी लिया है, सब आपने चुने। वो पहला धक्का था उनको। उन्होंने गुरु धरा था, मेरे 2 हेयर वहां छोड़ दूंगा, गुप्त हेयर, वो बात खत्म हो गई। फिर इनकी फाइलें, इनकी ये, इसके बारे में वो उनकी एक मेथड है, उनके पास क्या क्या है यंत्रणा, तो यहाँ पे क्या चल रहा है उसका हर एक का पता उनको मिलना चाहिए, ऐसा व्यवस्था थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। सर ऐसे होता था कि एकनाथ शिंदे को मिलने कौन कौन आए दिन में, उसकी लिस्ट बनती है, कौन अपॉइंटमेंट दिए वगैरह। सर अगले दिन जनरली अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, तो जो अपॉइंटमेंट का कागज होता था, ये शिंदे के ऑफिस से एक आदमी उसका जेरॉक्स निकाल के फडणवीस साहब को भेजता था, लिख हो जाता था वो। हाँ, मतलब उनको मालूम होता था कि कल कौन कौन एकनाथ शिंदे को मिलने वाले। उसमें अगर उनको किसी को मैसेज देना है तो दे भी सकते थे। एक फडणवीस ये करते थे, वो पहले भी करते थे, सबका दिन भर का कार्यक्रम, उनके डायरीज, ये वो, और उनका आदमी ये करता था। शिंदे साहब को पता चला कि क्योंकि फडणवीस ने एक आदमी को फोन किया, तो उसने शिंदे साहब को आने के बाद पूछा, आपने फडणवीस साहब को बताया क्या क्या मैं आपको मिल रहा हूँ, क्योंकि कोई प्राइवेट मैटर था। बोले नहीं, बोले मुझे आपके यहाँ आने से पहले गया था, तो फडणवीस साहब ने मुझे पूछा क्या सीएम के पास जा रहे हो, तो उनको ध्यान में आया कि यहाँ पे कोई उल्लू है जो वहाँ पे बातें पहुंचा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये डायरी कौन देखता है और कौन ये करता है, तो पकड़ा गया वो, तो उसको निकाल दिया उन्होंने, मतलब दूसरी जगह भेज दिया। तो उस दिन से शिंदे साहब को ऐसे लगा कि मेरे ऊपर भी ये हेरगिरी करते हैं, मेरी भी एक एक चीज का नोट रखते हैं, मैं कहाँ गया हूँ, किससे मिला हूँ, क्या कर रहा हूँ इसकी। तो वो नाराज हो गए, वो बोले मैं तुमको लाइक एल्डर ब्रदर मानता हूँ और आप मेरे ऊपर ये कर रहे हैं। तो उन्होंने वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो था उनके बीच में, उसमें गैप रखना चालू किया। ये मैं बड़ी बड़ी हकीकत बता रहा हूँ सर, वो गैप रखना चालू किया तो ये तिलमिला लेने लगे। उनको लगा ये मेरी सुनता भी नहीं है, ये मेरी मानता भी नहीं है, और अब तो ये ऐसा हो रहा है कि मेरे को अवॉइड कर रहे हैं। और पहले फडणवीस साहब का इंप्रेशन ऐसा था कि शिंदे मेरे से डरते हैं, ऐसा लगता था उनको। पूरा उल्टा हो गया। हाँ, तो नहीं, ये नहीं डरने लगे उनको, मगर ऐसा हो गया कि डरना भी ना छोड़ो, ये अपना जो करना है वो करने लगे। तो कैसे है ना कि एकनाथ शिंदे उनके हाथ से छूट गए, तो उनके मन में यार मेरा मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया, और मैं सोच रहा था कि भले ये नाम का रहेगा मगर मैं ही राज चलवाऊंगा, वो भी है, और वो इंडिपेंडेंटली लोगों में इंप्रेशन दे रहा है कि मैं राज करता हूँ। और शुरुआत का पहला साल तो ऐसे ही लोगों के बीच में था कि सब काम तो फडणवीस साहब कर रहे हैं। हाँ, और शिंदे साहब खाली साथ में शिंदे साहब रहते हैं, साथ में शिंदे साहब रहते हैं। वो भी उन्होंने तो बाद में ऐसा किया कि इनके साथ मीटिंग भी लेना कम कर दिया।
ये जरूरी नहीं कि हर बार हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो हो गया सर। अभी शिंदे साहब का बहुत बड़ा हो गया। अजीत दादा ने भी आने के बाद अपने रंग दिखाने शुरू किए दिए। उनके 10 बड़े मंत्री थे, वो 10 बड़े मंत्री फडणवीस को बिल्कुल मानते नहीं थे, क्योंकि वो अपने अपने अभी भुजबल है, ये बाकी जो मंत्री है उनके, वो तगड़े मंत्री है, कब से 20-20 साल से मंत्री है, वो क्या इनकी सुनेंगे जी, नहीं सुनते थे। तो फडणवीस को वो भी झटका लगा कि भाई, और अजीत दादा ज्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोलते थे मैं अमित जी से बात करके, अमित शाह जी से बात करके इसके बारे में मेरी राय आपको दूंगा। ये 2-4 बार हुआ कि उन्होंने पार्टी के संदर्भ में कुछ ये था, महायुति के संदर्भ में, तो अजीत दादा ने बोला कि मुझे इसके ऊपर अमित शाह जी से सलाह लेनी पड़ेगी। वो धक्का था उनको। लोग अमित शाह का नाम उन्होंने लेना मतलब इनको थ्रेट करना कि आपकी चुगली मैं वहां करूंगा, आप ये ऐसा बोल रहे हैं और उनको मानने तो ही करूंगा, तुम मेरा बॉस तुम नहीं हो, मेरे बॉस अमित शाह है। ये भी मैसेज देना चालू किया और उन्होंने साफ तौर पे फडणवीस के साथ जो संबंध है एकदम मर्यादित कर दिए और अपनी चलानी शुरू की है। सर बहुत अजीत दादा है, वो बहुत सारे ऐसे प्रकरण निकालने लगे कि इनको थोड़ा टेंशन भी आ गया कि भाई हमारे मंत्रिमंडल में ये फाइलें जो क्लियर कर रहे हैं उनके पास थोड़ा तो पता चलता है ना, तो वो तो कांग्रेस की नीति है इस प्रकार की फाइलें क्लियर करना, अपने लोगों को ये करना वगैरह वगैरह, अधिकारियों के ट्रांसफर में हस्तक्षेप करना। सर पूना में ये लोग पहले से बीजेपी का गढ़ मानते थे पूना को भी। सर पूना में अभी एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो फडणवीस का है, सबके सब अधिकारी उन्होंने बदली कर लिए या तो अपने साथ। हाँ, अजीत दादा का पूरा है। इनके चंद्रकांत दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वहां का म्यूनसिपैलिटी का कमिश्नर इन्होंने बदली किया और अपना डाला। तो उनको वो झटका लग रहा था कि अधिकारियों के उनके डिपार्टमेंट में भी पहले कैसे फडणवीस, सभी डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट फडणवीस के थ्रू होता था, जैसे उद्धव ठाकरे के जमाने में वही नहीं साफ करते थे, वैसा फडणवीस करते थे। 6 महीने के अंदर इन्होंने सब निकाल दिया, बोले मेरे डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट मैं ही करूंगा। तो शह बैठने लगा। अभी ये कम था करके राज ठाकरे को अमित शाह ने 50 सीट्स कबूल की और यहाँ आ गए। और राज ठाकरे आने के बाद फडणवीस को शुरू में ऐसा लगा कि अमित शाह को उन्होंने पूछा होगा कि इसको काय के लिए लिया, हमारे सर पर बोझ हो जाएगा, ये हट्टी आदमी है, दुराग्रही आदमी है, ये किसी को सुनेगा नहीं, ये मनमानी करेगा, ये हमारी धोरण नीति के बियॉन्ड जाएगा और कल एक क्षण में बोल देगा नहीं चाहिए, ऐसा करेगा। तो उन्होंने बोला होगा कि भाई ये गाली गलौज बहुत करता है, पिछले इलेक्शन में 19 में हमको बदनाम किया है, तो इस बार साथ में रहेगा तो क्या फायदा नहीं, तो फायदा नहीं होगा तो कम से कम तोटा नहीं होगा, ये हमारे साथ नुकसान नहीं करेगा। तो इसको रात में रखा है, रखो मरू। सर उन्होंने राज ठाकरे ने क्या किया कि नारायण राणे की और फडणवीस की जमती नहीं। अभी बहुत सारे खोलने पड़ रहे हैं मुझे राज। सर नारायण राणे और ये फडणवीस के दे हिट ईच अदर। फडणवीस ने नारायण राणे को बहुत जगह बूथ लगाया, उनकी सपोर्ट नहीं किया। तो कैसे है ना कि नारायण राणे के इसमें राज ठाकरे गए भाषण करने, ये भी इनको पसंद नहीं आया। सिंधुदुर्ग में ये भी पसंद नहीं आया फडणवीस को कि भाई सबसे पहले आप वहां जाते हैं और वहां जैसे भाषण किया, उसके विपरीत यहाँ आके उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला, उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोला, जबकि फडणवीस ने थोड़ा सा उनको इशारा दिया था कि भाई ये अपने आधार स्तंभ है मुंबई में और इधर, फिर भी उन्होंने तो मनमानी करने लगे मुंबई में किया। और उन्होंने सर एक गुप्त मीटिंग जो हुई इनके मनसे, इनके गुप्त सब जगह है ना सर, मनसे का एक बड़ा नेता असल में फडणवीस से मिला हुआ है। तो वो फडणवीस को रिपोर्ट करता है यहाँ इसके शिव तीर्थ पर क्या चलता है, बाहर क्या चलता है, ये क्या बोलते हैं। फडणवीस के शिंदे के पास भी एक है मैंने एक बार शिंदे साहब को बताया अभी कि ये आदमी आप समझते हैं आपका है, वो आपका नहीं है, वो फडणवीस का है। बोले मैं जानता हूँ, रहने दो उसको, उसकी वजह से फडणवीस का भी अपने को मालूम पड़ता है। तो जीता तो वो डबल गेम करता है, मैं भी डबल गेम देखता हूँ उसका। तो सर राज ठाकरे ने मीटिंग में बोला कि अपने को 50 सीट मिल रही है। अमित शाह ने मुझे बोला है कि 50 सीट और 2 खासदार तो शिंदे साहब नड़े, फडणवीस देने को तैयार थे 2 सीट, मगर वो बोले मेरे चुनाव चिन्ह पर लड़ो। ये फडणवीस के लिए अपमान चिन्ह की वजह से सब हो गया ना। शिंदे ने ही रोक के रखा, क्योंकि शिंदे और राज बोले तो साथ में, बोले तो नहीं। उद्धव के खिलाफ दोनों साथ में है, मगर आपस में बोले तो थाना में भी देखा जाए तो लड़ने वाले सब लोग जो हैं एकनाथ शिंदे जी को, वो सब मन से क्या है,
उनका सबसे बड़ा दुश्मन थाना में कौन है? राजन बेचारे नहीं है, शिवसेना का कोई लीडर नहीं, अविनाश जाधव सबसे बड़ा उनका शत्रु है एकनाथ शिंदे का। ये जितेंद्र भी नहीं है। ये इलेक्शन में तो जितेंद्र ने कितना मदद किया, कलवा मुमरा में एकनाथ को, अपने इसको श्रीकांत को, अरे कितना मदद किया। मैं बोलता हूं उसने कम से कम लाख वोट दिए होंगे। मनसे ने कुछ नहीं किया, मनसे वाले खाली स्टेज पर ये करते हैं। तो सर ऐसा हो गया कि राज भी सर पे आकर बैठा, शिंदे मान नहीं रहे, अजीत दादा नहीं है, और उनको कंट्रोल कैसा किया जाए क्योंकि तीनों ऊपर वोट दिखाते हैं। तो सर अमित शाह के 3 ऐसे यहाँ पे ये आ गए कि जो फडणवीस को भारी पड़ रहे, और फडणवीस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अमित शाह के खिलाफ जाना होगा, शिंदे के खिलाफ जाना, अमित शाह के खिलाफ, अजीत दादा के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। इसको और गणित देखो अभी कि शिंदे साहब ने आज जाहिर किया सर ये महायुति में कैसे ये हो रहा है अलगाव। कल शिंदे साहब ने बोला कि 4 सीटें हम लड़ेंगे शिक्षक और पदोन्नति के लिए। हाँ, और ये निरंजन डावखरे, राज ठाकरे, अमित, इसको भी अनाउंस अभिजीत मानसे को करके बताया। शिंदे साहब के भी आ रहा है सर, तिकोना मुकाबला, चौकोनी मुकाबला, अजीत दादा के भी देखो ना, कोई किसी को पूछता नहीं, मतलब नो अलायंस वहां पर, नो अलायंस। तो आगे भी ऐसे ना हो। नहीं, विधानसभा की चुनाव में तो हारामारी होगी ही। और इनको 90 दिए, उनको 90, 100 शीर्षाद तो बोला है, और इनको 50 दिए, फिर भाजपा का क्या रहेगा? भाजपा कुछ नहीं बोले, तुम लोग लड़ो, मैं तुम लोग हम कपड़े संभालते। नहीं, ऐसा नहीं, फडणवीस की इसमें नाक कट रही है जी, बुरा है। अपने मित्र है, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर, प्रेम और श्रद्धा है, और उनका बुरा नहीं चाहता हूं मैं। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, इसलिए कि वो एक कर्तव्यगार है। मैं उनको तो देश के भावी पंतप्रधान करके देखता हूं। मगर ये भी बात सच है कि जैसे गुजरात में मोदी को बहुत छलावा किया गया उनके पार्टी की ओर से, तो उनको पार्टी में जितना उनको विरोध हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। फडणवीस की भी ट्रेजेडी वही हो रही है कि उनको पार्टी में से भी एक ओबीसी ला भी है, ये बावनकुड़े वगैरह सब है ना, वो दुश्मन है उनके, मुनगंटीवार, ये वो, उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले हैं। विनोद तावड़े उधर से आक्रमण कर रहा है, आशीष शेलार का अपना बनाया उस तरह का ना सर, सबके साथ विरोधाभास किया ना, नहीं सबका टिकट काटोगे तो आपको तो परेशानी झेलनी पड़ेगी सर। बहुत लोग खिलाफ का वक्त आता ही है, बहुत हाँ वक्त सबका आता है। तो ऐसा है कि फडणवीस अकेले पढ़ते जा रहे हैं, और ये तीनों उनके अघोषित प्रतिस्पर्धी बोलो, आप दुश्मन मत बोलो, मगर इनको कैसे संभाले समझ में नहीं आ रहा है। असल में ऐसी स्थिति है ना कि फडणवीस को चाहिए कि ये विधानसभा चुनाव में मदद करे बीजेपी की, दिखा दे कि भाई बीजेपी की सत्ता मैंने लाके दी। अभी भी लोकसभा में जो मिलेगा उसका श्रेय तो उनको मिलने वाला नहीं है, वो मोदी जी को जाएगा। भले 40 में 45 भी आए तो कोई बोलने वाला नहीं कि फडणवीस हुआ जाए, एक भी बोलेगा नहीं कि फडणवीस, खुद फडणवीस ही बोलेंगे आमचामुड़े वाले। तो विधानसभा में वो अच्छा खासा प्रदर्शन करे, सबको मदद करे, और केंद्र में अर्थ मंत्री, संरक्षण मंत्री करके जाए, और प्रधानमंत्री के करीब जाए। अभी प्रधानमंत्री और अमित शाह के करीब वो नहीं है। मेरे को तो चंद्रकांत दादा पाटिल ओपनली बोले थे कि अमित शाह इनके खिलाफ है। मैंने बोला भी फडणवीस साहब को, सीधा बोल दिया। मैं बोला चंद्रकांत दादा ने मुझे बताया कि आपके खिलाफ है अमित शाह, तो हंस पड़े। तो बोले आप बिलीव करते हैं क्या? मैं बोला मैं क्या बिलीव और नहीं बिलीव ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको सुना दिया कि चंद्रकांत दादा ओपनली मुझे बोले हैं, और बाद में तो दिखाई दिया ना ये 2-4 कि नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो चलो सर, फडणवीस को भारी पड़ रहा है, ये बात सच है, और उनको जल्दी से जल्दी केंद्र में जाना चाहिए, क्योंकि 29 में भी पंतप्रधान पद के लिए उम्मीदवार मोदी जी रहेंगे। शायद 9-5-14-34 में जगह खाली होगी। तब तक अगर फडणवीस साहब बहुत से चेहरे और भी बुलंद हो जाए, और भी चेहरे आ जाएंगे, तो ऐसा मत बोलो, आने वाले 10 साल हमारे फडणवीस की आशा मत तोड़ो। हाँ, तब तक और आने वाला 10 साल बहुत लंबा है। नहीं, फिलहाल अभी 24 की बात करेंगे। हाँ, नहीं 24 की कर रहे हैं, 29 भी निकाल रहे हैं, हम तो 34 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, मगर फडणवीस का भविष्य महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। जितना जल्दी हो सके वो दिल्ली जाए, और ये अजीत दादा, शिंदे और राज ठाकरे के झमेले में न पड़े तो अच्छा है। धन्यवाद सर। तो और मेरा अनिल गगनविधि थत्ते को भी सब्सक्राइब करो, देखो। धन्यवाद। और इस चर्चा के ऊपर आपकी भी क्या प्रतिक्रिया है वो भी लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।